तो अभी तक जो डिटेल्स हमने देखे थे वो थे चैप्टर 2 के जनरल प्रोविजन के अंडर। अभी है चैप्टर 3 जो है सिलेंडर के इंपोर्ट के बारे में या फिर वॉल्व्स या एलपीजी रेगुलेटर्स के बारे में बात करता है। तो उसमें है पार्ट 1 जो है जनरल प्रोविजन, उसमें है लाइसेंस फॉर इंपोर्ट ऑफ गैस सिलेंडर्स। तो अभी हमने बात की थी कि अगर आपको ये गैस सिलेंडर्स इंपोर्ट करने हैं तो आपको लाइसेंस लेना जरूरी है और आपको कोड ऑफ प्रैक्टिस भी यहाँ पे फॉलो करनी होगी और कुछ एक्ट्स है अगर उसमें आपकी प्रोविजन होगी उस हिसाब से भी आपको लाइसेंस मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 में भी कुछ प्रोविजन है, उससे भी आप यहाँ पे गैस सिलेंडर इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। जो भी आपको वॉल्व्स या रेगुलेटर्स होते हैं उसके जो पार्ट्स है तो इसके लिए भी आपको अगर इंपोर्ट करना है तो वो भी आपको लाइसेंस लेना होगा। अगर आपको इंपोर्ट करने के बाद जो पर्सन होता है उसके पास फैसिलिटीज क्या है ये भी यहाँ पे चेक की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या है या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग के लिए या स्टोरेज फैसिलिटीज के लिए या फिर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपके पास क्या प्रोविजन है ये भी आपको यहाँ पे चेक किया जाएगा। उसके अलावा जो सिलेंडर्स के डिटेल्स है वो डिटेल्स भी यहाँ पे चेक किए जाएंगे, क्वांटिटीज कितनी है और फिर उसके जो स्टोरिंग के प्रोविजंस है या फिर हैंडलिंग के प्रोविजंस है उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, परमिशंस होती है, वो भी आपको यहाँ पे देनी होगी। उसके अलावा जो जनरल प्रोविजंस में पार्ट 2 है जो है इंपोर्टेशन बाय सी। तो अगर आप ये सिलेंडर्स, वॉल्व्स या एलपीजी रेगुलेटर्स इंपोर्ट करते हैं बाय शिपमेंट बाय वाटर तो यहाँ पर आपको जैसे हमने बताया था कि कॉन्जर्वेटर यानी कि पोर्ट पे जो मेन कंट्रोल करने वाला पर्सन है उसी के गाइडलाइन के हिसाब से आपको ये वर्कआउट करना होगा। तो पोर्ट पे कितना स्पेस अवेलेबल है, आपको लोडिंग अनलोडिंग के लिए फैसिलिटीज क्या है, आप फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर स्टोरेज के लिए आपके पास फैसिलिटीज क्या है, ये सभी चीजें यहाँ पे जो कॉन्जर्वेटर रहेगा वो कॉन्जर्वेटर क्रॉस चेक करेगा या फिर जो अगर कस्टम ओरिएंटेड यहाँ पे काम रहेगा तो कमिश्नर ऑफ कस्टम भी यहाँ पे ये क्रॉस चेक करेगा और उसके बाद में ही आपको ये अलग अलग जो परमिशन है इंपोर्ट बाय सी की वो यहाँ पे मिल सकती है। तो ये पार्ट 2 में स्पेशली इंपोर्ट बाय सी के बारे में कहा है। जो पार्ट 3 है तो यहाँ पे हमने अलग अलग जो इंपोर्ट के बारे में कहा है तो वो सिलेंडर्स के बारे में, वॉल्व्स के या रेगुलेटर्स के बारे में। तो यहाँ पे अभी हमने जो देखा था कि आपको इंपोर्ट करना है और यहाँ पे प्रोडक्शन करना है तो ये उसके लिए भी स्पेशली लाइसेंस लेना जरूरी होगा। और अगर आपको कस्टम्स ओरिएंटेड आपको यहाँ पे काम है तो ये कस्टम्स थ्रू कमिश्नर ऑफ कस्टम्स से आपको ये परमिशंस लेनी होगी। तो एलपीजी जो सिलेंडर्स है या एलपीजी जो रेगुलेटर्स है या फिर उसके जो अलग अलग पार्ट्स है तो इसका अगर आपको प्रोडक्शन करना है, इसका आपको इंपोर्ट करना है और ये कस्टम्स थ्रू अगर आता है तो ये कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के आपको यहाँ पे अलग अलग परमिशंस लेनी होगी और लाइसेंस यहाँ पे लेने होगी। फिर ये पार्ट 3 इंपोर्ट बाय लैंड। तो अगर ये लैंड थ्रू आपको ये गैस सिलेंडर्स, वॉल्व्स या रेगुलेटर्स आपको लेने हैं तो उसके लिए आपको अलग से परमिशन लेनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो पार्ट 4 में इंपोर्ट बाय एयर के रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं। तो अगर आप बाय एयरवेज से ये सिलेंडर्स, वॉल या रेगुलेटर्स लाना चाहते हैं तो वहां पे आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की परमिशंस लेनी होगी। तो अभी आपने अलग अलग पार्ट्स में देखा होगा कि इंपोर्ट बाय शिप्स, इंपोर्ट बाय एयर, इंपोर्ट बाय लैंड के लिए अलग अलग यहाँ पे एपेक्स बॉडीज है या एपेक्स मेंबर्स है जिसके थ्रू आपको ये परमिशंस लेनी होगी। चैप्टर 4 जो है वो फोकस करता है एग्जामिनेशन और टेस्टिंग ऑफ सिलेंडर्स के बारे में।
तो यहाँ पे अभी हमने चेक किया था कि हर साल में आपको टेस्टिंग या एग्जामिनेशन थ्रू जाना ही होगा हर एक सिलेंडर्स को, और उसके लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि यहाँ पे IS 15975 है। चीफ कंट्रोलर की आपको परमिशंस लेनी होगी, और फिर आपको जो भी स्क्रूटिनी फी है, टेस्टिंग स्टेशंस के बारे में डिटेल्स है, या फिर जो स्क्रबिंग के जो फैसिलिटीज होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स देने हैं, टेस्टिंग कब हो चुकी है, और फिर उसके लिए आपके जो कंडीशंस है, जैसे कि टेस्टिंग का प्रेशर क्या था, टेम्परेचर क्या था, किस टाइप की टेस्टिंग, और इसके डिटेल्स भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा। तो ये टेस्टिंग के लिए गाइडलाइंस है, कुछ जनरल गाइडलाइंस जो 35 के अंदर दिए है। थर्टी सिक्स है कंडेमनिंग ऑफ सिलेंडर्स। तो यहाँ पे अगर कोई सिलेंडर फेल हो जाता है, जो पीरियोडिक टेस्ट या एग्जामिनेशन होती है उसमें, या फिर जो आपने टेयर वेट बताया है और वो टेयर वेट अगर 5% से ज्यादा कम हो जाता है, यानी कि करोजन की वजह से यहाँ पे उसकी थिकनेस रिड्यूस हो जाती है, मटेरियल लॉस हो जाता है, इरोजन हो जाता है, तो उसकी वजह से उसका जो मेन स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपका जो मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर अलाउड कंडीशन जो रहती है वो भी चेंज हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे ये सिलेंडर आपके लिए अनसेफ हो सकता है, और इसकी एक्सपायरी अगर हो चुकी है तो ये सिलेंडर ये आपको डिस्ट्रॉय करना होगा। तो चीफ कंट्रोलर आपको ये गाइडलाइंस देंगे कि ये इसको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाता है और उसके लिए कंडीशंस क्या क्या है। तो ऐसे कंडीशंस के लिए आपको डिटेल गाइडलाइंस के लिए IS 8198 यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। ये स्पेशली अगर आप देखेंगे तो स्पेशली ये CNG ओरिएंटेड या LPG ओरिएंटेड जो सिलेंडर्स है उसके लिए आपको यहाँ पे जनरल एक्सपायरी ईयर्स दिए जाते हैं, जैसे कि 15 ईयर्स तक ये इसका नॉर्मली लाइफ स्पैन होता है, और 15 साल के बाद आपको इसको डिस्ट्रॉय करना नेसेसरी है, और फिर आपको ये नया सिलेंडर यहाँ पे लेना होगा। ये सिलेंडर डिस्ट्रॉइंग की प्रोसेस है, या फिर सिलेंडर एक्सपायरी के लिए आपको यहाँ पे ये चेक करना होगा, टेस्टिंग, एग्जामिनेशन और उसका टेयर वेट कंडीशंस। सिलेंडर की जो मार्किंग्स होती है या फिर डिस्ट्रॉइंग की प्रोसीजर होती है वो आपको डिटेल में बतानी है, और जो भी आपके एक्सपायरी डेट होती है वो एक्सपायरी डेट भी आपको यहाँ पे क्वार्टर वाइज यहाँ पे आपको और ईयर वाइज वहां पे बतानी होगी। जैसे अभी हमने LPG के बारे में एग्जांपल देखा था, तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वार्टर जो होता है वो जनवरी ओरिएंटेड होगा, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, तो ये फर्स्ट क्वार्टर। फिर अप्रैल, मई और जून, फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर, और फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इस हिसाब से आपको क्वार्टर और ईयर वाइज कोडिंग भी यहाँ पे करनी होगी। फिर वो टेस्टिंग में आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे इसका एक्सपायरी क्या है और फिर उसमें चेंजेस क्या करने चाहिए। अभी ये चैप्टर 5 है, ये स्पेसिफिक प्रोविजन है स्पेशली डिजॉल्व एसिटिलीन गैस के बारे में। यहाँ पे ये 37 रूल नंबर है जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर द डिजॉल्व एसिटिलीन सिलेंडर्स के बारे में बात करता है। तो जब भी आप एसिटिलीन सिलेंडर्स यूज करते होंगे, डिजॉल्व एसिटिलीन सिलेंडर्स, तो उसके लिए हमने बात की थी पोरस मास की। तो ये पोरस मास, पोरोसिटी और पोरस सब्सटेंसेस जो हैं वो यहाँ पे आपको चेक करने होंगे। जो सब्सटेंसेस हम यूज करते हैं वो भी आपको यहाँ पे चेक करने होंगे, और जो केमिकल रिएक्शंस है, जो स्पेशली ये डिजॉल्व एसिटिलीन गैस है इसलिए, तो वो रिएक्शंस भी आपको चेक करनी होगी। वो रिएक्शंस का इफेक्ट या केमिकल्स का इफेक्ट आपका जो सिलेंडर का मेटल है उस पे इम्पैक्ट होता है या नहीं, वो भी आपको यहाँ पे चेक करना जरूरी है। और जो एसिटिलीन यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है, क्योंकि हम एसिटिलीन जो डिसॉल्व्ड गैस है वो एसीटोन में डिसॉल्व करते हैं और वो एसीटोन सॉल्वेंट में एब्सॉर्ब हो जाता है।
तो इसके लिए भी आपको ये एसीटोन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उसको गाइडलाइन क्या फॉलो करनी चाहिए, इसके लिए डिटेल गाइडलाइन आपको IS 170 या IS 7312 में आपको ये एडिशनल टेस्टिंग के लिए स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। फिर ये डिसॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर्स के वॉल्स या फिर उसके जो प्रेशर के लिमिट्स है वो है 16 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट 15 डिग्री सेल्सियस। फिर उसका जो सिलेंडर का जो पोरस मास के हिसाब से जो टेस्टिंग होता है तो वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे चेक किया जाता है, तो वो मैक्सिमम यहाँ पे 60 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर मेंटेन करना चाहिए। अगर ये प्रेशर यहाँ पे फ्यूजिबल प्लग के साथ अगर फिट होता है तो ये प्रेशर यहाँ पे 53 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी अलाउड है। और यहाँ पे अगर आप सेफ्टी रिलीफ डिवाइसेस यूज करते हैं तो यहाँ पे ये प्रेशर 53 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर अलाउड है। और ये टेम्परेचर जो रेंज है ये 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो प्लस माइनस यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे चल जाएगा। तो ये जो प्रेशर कंडीशन है ये डिसॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर्स के लिए बताई गई है। और फिर वहां पे ये सिलेंडर्स जो है उस पे मार्किंग करना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए जैसे कि एसिटिलीन प्रॉपरली कॉम्प्रेस्ड इनटू पोरस सब्सटेंस। तो ये पोरस सब्सटेंस हमने यूज किया है, पोरस सब्सटेंस में आपको एब्जॉर्ब करना है, सॉल्वेंट यूज किया है और इसीलिए यहाँ पे स्पेशल मार्किंग भी एसिटिलीन गैस के लिए दी जाती है। तो ये इससे पता चलता है कि आपका ये डिसॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर है, जो डिसॉल्व एसिटिलीन गैस एसीटोन सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है और फिर इसका जो स्पेसिफिक प्रेशर है वो प्रेशर यहाँ पे मेंटेन हो चुका है। तो ये अलग अलग मार्किंग्स भी आपको यहाँ पे करनी होगी या फिर वर्डिंग्स यहाँ पे आपको यूज करने होंगे। अभी कुछ डिटेल्स जो हमने पहले भी पढ़े थे सिलेंडर्स के लिए, तो अभी ये डिसॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर्स के लिए दिए गए, जैसे कि सीरियल नंबर है, आइडेंटिफिकेशन मैन्युफैक्चरर है, या फिर नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स, टेस्ट प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट की जो मार्किंग है उसकी डेट, फिर जो पोरस मास है उसका डेट फिलिंग का, वाटर कैपेसिटी, सिंबल हीट ट्रीटमेंट के लिए या फिर पोरस मास के लिए जो पोरस परसेंटेज हो सकता है, टेयर वेट या इंस्पेक्टर का ऑफिशियल मार्क या मैक्सिमम गैस कैपेसिटी कितना होगा, तो ये सब डिटेल यहाँ पे दिए होंगे। तो ये स्पेशली डिसॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर्स के लिए यहाँ पे मार्किंग प्रोविजन जो बताई गई है ये आपको यहाँ पे नेसेसरी है। तो इससे आपको ये अलग अलग नेक्स्ट टेस्ट के बारे में या फिर परसेंटेज ऑफ पोरोसिटी के बारे में भी यहाँ पे आपको पता चल जाता है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे बताए गए डिसॉल्व एसिटिलीन गैस के लिए। तो यहाँ पे विदाउट लाइसेंस या विदाउट परमिशन आप ये हैंडल नहीं कर सकते हैं ऑक्सीजन गैस या फिर डिसॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर। और ये जो एग्जामिनेशन हमने जो बताया है तो ये एग्जामिनेशन के लिए आपको IS 8433 में डिटेल गाइडलाइन दी गई है। तो ये डिसॉल्व एसिटिलीन सिलेंडर्स के लिए आपको जो भी टेस्टिंग करनी है या एग्जामिनेशन करना है इसके लिए आपको ये IS 8433 फॉलो करना है। जो लाइसेंस है वो लाइसेंस स्पेशली एसिटिलीन कॉम्प्रेस करने के लिए आपको कितना कॉम्प्रेस करना है इसके लिए परमिशन लेनी है, तो वो चीफ कंट्रोलर या कंट्रोलर से आप ये परमिशन ले सकते हैं। जो एसिटिलीन सिलेंडर्स आप यूज कर रहे हैं तो उसके डिटेल रिकॉर्ड आपको यहाँ पे रखना है, जैसे कि चार्जिंग कब किया है अपने सिलेंडर्स को, या फिर आपने जो टेयर वेट लिया है या फिर एम्प्टी सिलेंडर वेट विदाउट गैस वो कितना था, सॉल्वेंट चार्ज करने के बाद उसका वेट कितना है और फिर जो गैस ऐड करने के बाद उसका फुल वेट कितना है, ये सब अलग अलग वेट्स आपको यहाँ पे रिकॉर्ड में रखने हैं। सॉल्वेंट के जो एडिशन है उसका डेट्स और उसके जो टेस्टिंग है एग्जामिनेशन है उसके अलग अलग डेट्स भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड रखना जरूरी है। तो जब भी चीफ कंट्रोलर या कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव आएंगे तो ये रिकॉर्ड आपको उनको दिखाना है। फिर उसके जो लेबलिंग है तो लेबलिंग के लिए भी कुछ गाइडलाइंस है यहाँ पे, जैसे कि डेट ऑफ लास्ट फिलिंग ऑफ गैस सिलेंडर या फिर वेट ऑफ गैस फिल्ड या फिर फुल सिलेंडर का वेट और कंपनी का नाम क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे ये कंपनी ने लास्ट डेट क्या थी जब ये फिल किया गया था। अभी कुछ फिलिंग और पोजीशन के लिए यानी कि स्टोरेज करने के लिए भी आपको विदाउट लाइसेंस यहाँ पे परमिशन नहीं है। तो आपको फिलिंग करना है गैस का या फिर पोजीशन करना है, स्टोरेज करना है,
तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना जरूरी होगा। तो विदाउट लाइसेंस यहाँ पे नहीं पॉसिबल है। इन केस अगर कुछ एग्जाम्पशंस केसेस आप देखेंगे, एक्सेप्शनल केसेस देखेंगे, तो वहां पे शायद विदाउट लाइसेंस आपको स्टोरेज करने के लिए फैसिलिटी यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन ये पर्टिकुलर गैस क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उस हिसाब से ही आपको परमिशन मिल सकते हैं। जैसे कि नॉन टॉक्सिक गैस है और फ्लेमेबल गैस है, तो यहाँ पे आपको कुछ सिलेंडर्स की परमिशन मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 200 kg तक ही आपको ये परमिशन मिल जाएगा। अगर नॉन फ्लेमेबल गैस है और नॉन टॉक्सिक गैस है, तो यहाँ पे आपको 200 सिलेंडर्स तक भी परमिशन मिल सकती है। तो ये टोटल क्वांटिटी कितनी है, ये गैस टॉक्सिक नेचर का है, फ्लेमेबल नेचर का है, या फिर एक स्पेसिफिक एसिडिन गैस जैसे नेचर का है, उस हिसाब से आपको ये विदाउट लाइसेंस की भी स्टोरेज की परमिशन मिल सकती है। कुछ जगह आपको स्पेसिफिक पेट्रोलियम गैस जैसे कि एलपीजी है, तो मैक्सिमम वहां पे 100 kg के हिसाब से आपको परमिशन मिल सकती है। लेकिन ये सभी स्टोरेज के लिए आपको अलग अलग आईएस गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर्स के लिए आईएस 6044 और पार्ट 1 में दिया है, या फिर एलपीजी के जो पॉइंट्स होते हैं, फिलिंग स्टेशन होते हैं, उसके लिए भी आपको ये आईएस स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे। कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर फिलिंग करते हैं तो आपको चीफ कंट्रोलर की परमिशंस लेनी होगी। एग्जामिनेशंस टेस्टिंग यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे करनी होगी, और जो कॉन्फर्मेशन है अलग अलग रूल्स में, आईएस स्टैंडर्ड्स में, वो भी आपको यहाँ पे करनी होगी। फिर जो वर्किंग प्रेशर और फिलिंग रेशियो हमने देखा था, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है कि जो भी पर्टिकुलर प्रेशर आपको गैस के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से बताया होगा, या फिर जो भी रेशियो आपको बताया होगा, वही आपको मेंटेन करना है। इसके डिटेल्स के लिए आप जो गैस, वो क्वांटिटी और वो रेशियो के हिसाब से IS 3710 या फिर IS 15975 आप फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद में चीफ कंट्रोलर आपको ये परमिशन दे सकता है। अगर आपको यहाँ पे प्रीमाइसेस में आपके ये गैसेस का स्टोरेज करना है, फिलिंग करना है, तो यहाँ पे आपको प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है, क्योंकि चीफ कंट्रोलर को आपको ये पहले बताना है कि हमारे पास ये अलग अलग फैसिलिटीज है जहां पे हम ये गैस का स्टोरेज कर सकते हैं, सिलेंडर में फिलिंग कर सकते हैं, और फिर हमने ये अलग अलग प्रोविजन दिए है, सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हैं, सेफ्टी डिस्टेंसेस हमने मेंटेन किए हैं, और जिसकी वजह से अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बाकी के डिपार्टमेंट्स में या जो नियर बाय इंडस्ट्रीज है, नियर बाय रेसिडेंशियल एरिया होगा, उस पर नहीं होगा। तो ये प्रायर अप्रूवल आपको लेना जरूरी है लाइसेंस के पहले। तो इसके लिए आपको अलग अलग शेड्यूल्स में भी डिटेलिंग दिए हैं, तो ये शेड्यूल्स आपको फॉलो करने होंगे। (48) में एनओसी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अभी यहाँ पे आपकी जो लोकल अथॉरिटी होगी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो सकता है, सब मैजिस्ट्रेट हो सकता है, चीफ कंट्रोलर हो सकता है, जॉइंट डायरेक्टर या फिर कंट्रोलर हो सकता है, या फिर डेप्यूटी कंट्रोलर हो सकता है, तो वो अथॉरिटीज से आपको एनओसी लेना जरूरी है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स यहाँ पे दिए हैं, उसके डिटेलिंग दिए हैं, उसके अलग अलग आपको डुप्लीकेट कॉपीज भी आपको यहाँ पे रखनी है, और फिर अगर यहाँ पे किसी का ऑब्जेक्शन ये नहीं होगा, तभी आपको ये अलग अलग परमिशंस मिल सकती है, चाहे वो फिलिंग स्टेशन हो, चाहे वो डिस्पेंसिंग स्टेशन हो, डॉटर स्टेशन हो, या फिर और कोई यहाँ पे जो भी आपको स्टोरेज या मैन्युफैक्चरिंग या फिलिंग फैसिलिटीज आपको यूटिलाइज करने के उसके लिए। तो ये एनओसी लेने के बाद आपको कुछ सर्टिफिकेट्स भी कुछ अथॉरिटीज से लेने होंगे, और फिर आपको चीफ कंट्रोलर आपके एप्लीकेशंस के बेसिस पे आपको परमिशन देने के लिए तैयार हो सकता है, और वहां पे उन्होंने फिर कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस भी दिए रही थी जो आपको फॉलो करना नेसेसरी है। तो ये लाइसेंस के लिए या अप्रूवल के लिए अलग अलग फॉर्म्स यहाँ पे दिए गए। जैसे कि यहाँ पे फॉर्म बी है जो लाइसेंस के लिए होता है, जो सब रूल 1 और रूल 51 के लिए होगा। अगर फॉर्म सी आपको फिल कर सकते हैं रूल 51 और सब रूल 2 के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, अलग अलग प्रोविजंस के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स दिए गए हैं,
और उसके लिए कुछ अलग अलग शेड्यूल्स में गाइडलाइंस भी दी है, जैसे कि शेड्यूल 5 में फी के ओरिएंटेड गाइडलाइंस दी गई है, या फिर शेड्यूल 3 जो है एप्लीकेशन ओरिएंटेड गाइडलाइन दी है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग करना है आपको सिलेंडर का, या फिर वॉल का, या फिर रेगुलेटर्स का। कुछ एक्रेडिटेशन भी आपको यहाँ पे लेने होंगे, जैसे कि हमने कहीं जगह आईएसओ की बात की है, तो आईएसओ सर्टिफिकेशंस भी कहीं जगह आपको लेना जरूरी होगा। और उसके अलावा जो कुछ कोड प्रैक्टिस है, स्पेसिफिकेशन है, टेक्निकल लिटरेचर है, वो भी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। जो भी लीगल पोजीशंस होंगे लैंड के, या फिर जो भी आपकी फैसिलिटीज है उसके बारे में, जैसे कहीं जगह आपको स्टोरेज फैसिलिटी होगी या फिर फिलिंग स्टेशन की फैसिलिटीज होंगी, तो यहाँ पे ओनरशिप के आपके पास प्रूफ होने चाहिए। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर के या फिर इंस्पेक्शन के, टेस्टिंग के जो डिटेल्स होते हैं, वो सभी डिटेल्स के रिपोर्ट आपके पास होने चाहिए। फिर जो स्पेसिफिक टेस्टिंग के सिलेंडर, वॉल या रेगुलेटर के जो डिजाइन ड्राइंग्स होते हैं, वो डिजाइन ड्राइंग्स भी आपके पास होने चाहिए। और ये सभी डिजाइन ड्राइंग्स कुछ पर्टिकुलर आईएस स्टैंडर्ड के कॉन्फर्मेशन के हिसाब से ही होने चाहिए। जनरल डिजाइन ड्राइंग यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होंगे। और कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि एलपीजी रेगुलेटर्स के लिए स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस या क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो वो पर्संस के भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के डिटेल्स यहाँ पे आपके पास तैयार होने चाहिए। उसके अलावा जो गाइडलाइंस हमने अभी कही गई है कि आपके जो नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर के डिटेल्स और अलग अलग जो रिकॉर्ड या प्रूफ्स है, वो सभी रिकॉर्ड्स आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। उसके बाद में ही आपको ये परमिशन मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ सिलेंडर्स के लिए क्वालिटी चेक भी हो सकता है, टेस्टिंग भी हो सकती है, और उसके कुछ जो गेज प्रोविजन होगी या गेज प्रेशर के लिए जो प्रोविजन होती है, जैसे कि नॉर्मली सी टाइप या बॉर्डन टाइप गेजेस यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं, उसकी प्रोविजंस या कुछ स्पेसिफिक टेस्टिंग की प्रोविजन, जैसे कुछ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग्स भी होती है यहाँ पे, या फिर गैमा रे टेस्टिंग होती है, एक्सरे टेस्टिंग होती है, या फिर रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन भी हो सकती है, अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्टर टेस्टिंग हो सकती है, या फिर डाई पेनिट्रेशन, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग्स। तो ये स्पेसिफिक सिलेंडर, स्पेसिफिक गैसेस के लिए चीफ कंट्रोलर आपको ये स्पेसिफिक टेस्टिंग करने के लिए भी बता सकते हैं, और ये टेस्टिंग होने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आपको अलग अलग प्रोफार्मा या फॉर्मेट्स या फॉर्म्स वो फिलअप करने के लिए बता सकते हैं। और फिर उसके बाद ही आपको ये अलग अलग परमिशंस फिलिंग के लिए या स्टोरेज के लिए आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो उसके लिए आपको कुछ रेलेवेंट कोड्स, स्पेसिफिकेशन और कुछ टेक्निकल लिटरेचर भी आपको स्टडी करनी चाहिए, और इसीलिए आपको ये अलग अलग कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, स्पेसिफिकेशंस और लिटरेचर आपके पास अवेलेबल भी होना चाहिए। उसके बाद ही आप ये पढ़ सकते हैं और ये फॉलो कर सकते हैं। फिर है 50 नंबर, जो ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस। तो जब ये हमने ये सभी बातें कही है कि ये अलग अलग कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस आपके अलग अलग फॉर्मेट्स में आपको फिलअप करनी है, अप्लाई करना है, और फिर ये सब अगर वैलिड होंगी, जैसे कि यहाँ पे फॉर्म नंबर ई है, फॉर्म एफ है, फॉर्म जी है, तो ये अलग अलग फॉर्म्स यहाँ पे हो सकते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। तो चीफ कंट्रोलर को अगर लगता है कि ये सभी प्रोविजंस आपके पास है, सभी फैसिलिटीज आपके पास है, जो भी आपको रिकॉर्ड चाहिए, जो भी प्रूफ चाहिए, ये सभी अगर आपके पास होंगे, तो आपको ये लाइसेंस या अप्रूवल आपको मिल जाएगा चीफ कंट्रोलर से। और चीफ कंट्रोलर जब लाइसेंस देते हैं तो वहां पे ये अलग अलग कंडीशंस भी वहां पे उन्होंने रखी जाती है कि आपके पास ये फैसिलिटीज कंटिन्यूअसली मेंटेन होनी चाहिए, और इसके बेसिस पे ही आपको ये लाइसेंस या अप्रूवल मिला है। और फिर उसमें एक्सपायरी भी हो सकती है, तो एक्सपायरी के बाद भी आपको ये लाइसेंस का जो रिन्यूअल है वो भी आपको करना जरूरी होता है। तो ये पीरियड जो है, जैसे कि अभी हमने बताया कि नॉर्मली ये चीफ कंट्रोलर जब आपको लाइसेंस देता है, तो जैसे एलपीजी रेगुलेटर, गैस वॉल या कॉम्प्रेस गैसेस के लिए होता है जो फॉर्म डी थ्रू एप्लीकेशन दिया जाता है, तो उसके लिए 1 ईयर का लाइसेंस नॉर्मली होता है। तो 1 ईयर के लिए आपको ये लाइसेंस का परमिशन मिल जाएगा, और उसके बाद में आपको वो रिन्यू करना पड़ेगा। अगर ये स्पेसिफिक कुछ लाइसेंस है, जैसे कि ये एप्लीकेशन फॉर्म ई, एफ या जी है जो फिलिंग के लिए होता है, तो यहाँ पे कॉम्प्रेस गैसेस जो होते हैं वो फिलिंग करने के लिए आपको यहाँ पे परमिशन मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको ये लाइसेंस 10 ईयर्स के लिए भी मिल सकता है।
तो ये अलग अलग प्रोविजन होगी अलग अलग गैसेस के लिए और अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। तो नॉर्मली ये लाइसेंस जो होता है तो वो स्पेसिफिक कंडीशन वाइज होगा और उसके बाद में आपको रिन्यू करना जरूरी होगा। कुछ पर्टिकुलर्स भी होते हैं यहाँ पे लाइसेंस और अप्रूवल के लिए, जैसे अभी हमने बात की कि चीफ कंट्रोलर ने कुछ कंडीशंस दी होगी, वो कंडीशंस आपको फॉलो करनी नेसेसरी होगा। अगर इनकेस आप वो फॉलो नहीं करते हैं तो वो लाइसेंस आपका सस्पेंड हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। इनकेस आपने जो भी कैपेसिटीज या फैसिलिटीज बताई है उसके बेसिस पे आपको लाइसेंस मिला है और उसके बाद में अगर आपने वो प्लांट्स में या फिलिंग स्टेशंस में अगर आपने सिलेंडर्स में या पार्ट्स में कुछ अल्टरेशन किए हैं, चेंजेस किए हैं, तो आपको फिर से ये लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा और उसके बाद फिर चीफ कंट्रोलर फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा और फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद ही वापस से आपको आफ्टर अल्टरेशन के लिए भी लाइसेंस मिल सकता है, अगर आपने उतने प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने लिए होंगे और जो भी आया स्टैंडर्ड कॉन्फर्मेशन है वो आपने अगर फॉलो किए होंगे। तो ये डिपेंड्स होगा फिजिकल वेरिफिकेशंस और जो स्क्रूटिनी होती है कंट्रोलर थ्रू या जॉइंट कंट्रोलर थ्रू या डेप्यूटेड कंट्रोल थ्रू। फिर अगर आपको कुछ यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स में कुछ चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, तो उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पे जो फैसिलिटीज है वो यहाँ पे अपडेट करनी होगी। अगर आपका जो लाइसेंस है आपको कहीं पे ट्रांसफर करना है, किसी के नाम से ट्रांसफर करना है या फिर से अप्रूवल लेना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रोविजन है। तो जो भी पर्सन्स को आप या फिर ओनर को आप ये ट्रांसफर करने वाले हैं तो उसके भी डिटेल्स वो आपको देने होंगे और जो भी फैसिलिटीज आपने पहले बताई है वो फैसिलिटीज के बारे में भी क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद में ये लाइसेंस आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। तो ये चीफ कंट्रोलर ही डिसाइड करेगा कि ये ट्रांसफर के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो ये अलग अलग फॉर्म जैसे अभी हमने देखे थे, ये अलग अलग फॉर्म्स के हिसाब से अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से ये ट्रांसफर के लिए अभी आपको डिटेल गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है और ये डिटेल आपको प्रोसीजर यहाँ पे बतानी होगी। फिर जैसे अभी हमने बात की शायद 1 ईयर के लिए 10 ईयर के लिए जो भी आपको कंडीशन वाइज आपको परमिशन मिली है उसके बाद में आपको रिन्यूअल करना जरूरी है। तो रिन्यूअल के लिए भी वापस से आपको रिवैलिडेशन और फीस का जो पेमेंट होता है, स्क्रूटिनी फी का भी पेमेंट होता है, वो पेमेंट आपको करना जरूरी होगा। उसके बाद में ही आपका रिन्यूअल हो सकता है लाइसेंस का। अगर इनकेस बीच में ही आपका कुछ एक्सीडेंट का मेजर प्रॉब्लम होता है, इनकेस कुछ लीकेजेस होते हैं या फिर मेजर डैमेजेस होते हैं, उसके बाद भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस देना होगा और फिर बाद में आपको ये रिन्यूअल भी फिर से मिल सकता है। विदाउट लाइसेंस आपको कोई भी यहाँ पे जो सिलेंडर्स है उस सिलेंडर्स का स्टोरेज या फिलिंग के लिए आपको यहाँ पे परमिशन नहीं दी जाएगी। तो रिन्यूअल के लिए जो भी आपको अलग अलग शेड्यूल्स, अलग अलग फॉर्मेट्स और अलग अलग जो रिकॉर्ड्स बताए गए हैं वो सभी रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना जरूरी है। और जो भी टाइम टू टाइम अगर फी चेंज हो जाती है तो ये फीस भी आपको जो है वो टाइम टू टाइम की अपडेटेड फीस आपको यहाँ पे पेमेंट करना भी जरूरी है। अगर इनकेस टेस्टिंग प्रोसीजर के लिए भी कुछ अपडेट्स आ जाते हैं, अमेंडमेंट आ जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको वो चेंजेस करना जरूरी होगा। अगर आपने कुछ स्टैंडर्ड्स कॉन्फर्म नहीं किए हैं या फिर फैसिलिटीज आपके पास इनसफिशिएंट है या फिर जो भी आपके पास प्रिकॉशनरी मेजर, सेफ्टी डिवाइसेस, सेफ्टी फैसिलिटीज आपके पास नहीं होगी, तो यहाँ पे आपका लाइसेंस शायद रिजेक्ट हो सकता है, रिफ्यूज हो सकता है। इन केस अगर कहीं पे ऑब्जेक्शनेबल केसेस है या फिर आप ठीक तरह से वो फॉलो नहीं कर रहे, तो वहां पर आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है या फिर सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो ये डिपेंड है कि आपके इंस्पेक्शन या टेस्टिंग एग्जामिनेशन थ्रू यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ चुके हैं, उसके हिसाब से चीफ कंट्रोलर यहाँ पे लाइसेंस कैंसिलेशन, सस्पेंशन या रिजेक्शन के बारे में आपका डिसीजन ले सकता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे ये क्रॉस वेरिफिकेशन भी कभी भी कर सकते हैं और फिर आपके लाइसेंस के बारे में आपको अपडेट्स बता सकते हैं। इनकेस अगर आपका लाइसेंस सस्पेंड होता है, कैंसिल होता है, एक्सपायर होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे डिटेल प्रोसीजर दी गई है। इनकेस आपको लगता है कि ये सस्पेंड नहीं होना चाहिए, कैंसिल नहीं होना चाहिए, आपने जो कंडीशन बताई है
ये वैलिड नहीं है तो आप यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं, और अपील होने के बाद वापस से ये वेरिफिकेशन होके विदिन 60 डेज में आपके यहाँ पे स्क्रूटिनी हो जाएगी, और उसके लिए आपको अपील के लिए भी यहाँ पे रूल नंबर 59 में अपील के लिए यहाँ पे प्रोविजन दी गई है। उसके बाद अगर इन केस जो भी ओनर होगा, जिसके पास लाइसेंस होल्डर होगा, उसकी अगर डेथ हो जाती है या फिर वो डिसेबल हो जाता है किस कारण, तो वहां पर वो लाइसेंस जो है वो कैंसिल भी हो सकता है, या फिर लाइसेंस अगर आपको ट्रांसफर करना है तो वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये लाइसेंस आपका लॉस्ट हो चुका है, कहीं पे खो गया, तो आप ये लाइसेंस फिर से मांग सकते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी के लिए भी यहाँ पे प्रोविजन दी गई। अगर इनकेस किसी एक्सीडेंट्स में या फायर केसेस में, एक्सप्लोजन केसेस में भी अगर लाइसेंस लॉस होता है, तो वहां पर भी डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस की जरूरत होगी, और शेड्यूल 5 के हिसाब से आपको फी का पेमेंट करके आपको डुप्लीकेट कॉपी भी मिल सकती है। अगर इनकेस ये लाइसेंस की आपको डिमांड है प्रोडक्शन के लिए या फिर अप्रूवल के लिए, तो उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस यहाँ पे दी गई है। अगर यहाँ पे इन्फ्रिजमेंट की अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रोसीजर है। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है वो चीफ कंट्रोलर को यहाँ पे रिपोर्ट करेगा, और फिर ये इन्फ्रिजमेंट की जो रिपोर्ट है ये रूल्स के हिसाब से वो चेक करेंगे, और फिर उसके डिटेल्स आपको वो बता सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रोविजंस दी गई है लाइसेंस के ओरिएंटेड, जो फिलिंग स्टेशंस और जो स्टोरेज फैसिलिटीज है उसके बारे में। फिर है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर ऑथोरिटीज। तो ये ऑथोरिटीज के बारे में हमने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव जो है वही मेन एपेक्स बॉडी है, लेकिन उसके अंदर अगर कुछ प्रोविजंस है जो नॉमिनल प्रोविजन है वो जो कर सकते हैं, तो उसके अंदर भी कुछ ऑथोरिटीज की यहाँ पे प्रोविजन दी गई है। तो ऑलरेडी जो भी ऑफिसर्स होंगे, जो सबऑर्डिनेट्स होंगे, या डेप्यूटी कंट्रोलर या जॉइंट कंट्रोलर जैसे, या फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सब मैजिस्ट्रेट, ऐसी अथॉरिटीज को भी यहाँ पे बताया गया है कि आपका कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे स्पेशली एक्सीडेंट के केसेस में तो लोकल अथॉरिटीज ही सबसे पहले कंट्रोल कर पाता है, इसीलिए उनको यहाँ पे कुछ पावर्स दी गई है। तो 65 की बात है कि ये लाइसेंस फी जो भी होगी, तो ये लाइसेंस फी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करनी होगी। तो जो भी अपडेट्स होंगे वो उस हिसाब से, जो भी बैंक के डिटेल्स है वो बैंक के डिटेल के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको ये फीस का पेमेंट करना जरूरी है। उसके बाद में ही आपको ये लाइसेंस की फैसिलिटी मिल जाती है। फिर पावर टू एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पे चीफ कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि किस जगह किस फैसिलिटीज के लिए एग्जेम्पशंस प्रोविजन है। तो ये एग्जेम्पशन प्रोविजन के लिए यहाँ पे वो फैसिलिटीज, स्टोरेज, सेफ्टी प्रोविजंस और बाकी की जो बातें हैं वो चेक करेंगे, और उसके बाद में कुछ बातों के लिए वो वहां पे एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। ये पावर चीफ कंट्रोलर को दिया गया है रूल नंबर 66 के हिसाब से। 67 है चैप्टर 8 के अंडर, जो है एक्सीडेंट्स और इंक्वायरीज ओरिएंटेड। तो इनकेस अगर कहीं पे सिलेंडर ओरिएंटेड कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या स्टोरेज फैसिलिटी में, फिलिंग स्टेशंस में, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको तुरंत चीफ कंट्रोलर या कंट्रोलर को यहाँ पे आपको बताना है, रिपोर्ट करना है, और जो भी लोकल अथॉरिटीज होती है उनको भी यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, चाहे वो मोबाइल थ्रू, फैक्स थ्रू, ईमेल थ्रू या हार्ड कॉपी थ्रू आपको बताना है। तो 12 घंटे के अंदर ही आपको ये एक्सीडेंट के बारे में डिटेल बताना जरूरी है। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होगी या फिर जो पुलिस स्टेशन होंगे, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, उनको भी आपको ये डिटेल बताना है। और उसके बाद में चीफ कंट्रोलर या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे एक्सीडेंट प्लेस पे विजिट करेंगे, और फिर वहां पे जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है उनके लिए हेल्प करेंगे। फिर एक्सीडेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको कुछ गाइडलाइंस भी यहाँ पे दे सकते हैं, और इसीलिए आपको एक्सीडेंट का रिपोर्टिंग करना जरूरी है। तो ये एक्सीडेंट जब होता है उसके बाद में
लोकल अथॉरिटीज, चाहे वो कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट्स या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो भी अथॉरिटीज होंगी, तो ये अथॉरिटीज यहाँ पे इंक्वायरी कर सकती है। आपके कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, आपके एम्प्लॉइज या नियर बाय जो एरिया होंगे या नियर बाय इंडस्ट्रीज होंगी, उनको भी ये इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जो इंक्वायरीज थ्रू यहाँ पे कुछ आउटपुट्स आते हैं, और जो आउटपुट्स का यूज करके तो ऐसे सिमिलर इंडस्ट्रीज या ऐसे सिमिलर फैसिलिटीज में भी ये एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये यहाँ पे इंक्वायरीज का रिपोर्ट भी पब्लिश कर देते हैं। तो ये अगर सीरियस एक्सीडेंट होते हैं तो सीरियस एक्सीडेंट केस में सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स ही यहाँ पे आएंगे, और फिर वो डिटेल में यहाँ पे तहकीकात करके आपको अलग अलग जो रिपोर्ट से वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये पेट्रोलियम एक्ट और रूल्स में भी हमने देखा था, एक्सप्लोजिव सेफ्टी एक्ट और रूल्स में भी ये हमने देखा था कि जब भी सीरियस एक्सीडेंट होता है या फैटलिटीज होती है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, इंक्वायरी करेंगे और डिटेल प्रोसेस जो है रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश भी करेंगे। रूल नंबर 70 और चैप्टर 9 जो है वो है पावर्स ओरिएंटेड। तो यहाँ पर जब डेंजरस प्रैक्टिसेस होती है तो यहाँ पे कुछ अलग अलग पावर्स कंट्रोलर या चीफ कंट्रोलर को दिए गए हैं। तो आप तुरंत ये डेंजरस प्रैक्टिसेस को स्टॉप कर सकते हैं। आपकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग, फिलिंग फैसिलिटीज होगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटीज होगी, तो ये फैसिलिटीज को आप डेंजरस प्रैक्टिस अगर ऑब्जर्व करते हैं तो आप इसको तुरंत स्टॉप कर सकते हैं। और उसके बाद में जब भी आपको जो भी पॉइंट्स आपको बताने हैं कि ये डेंजरस प्रैक्टिसेस आपको अवॉइड करनी है, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, और उसके बाद में ही आपको ये परमिशन मिलेगी। तो उसके बारे में ये चीफ कंट्रोलर या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव्स ओनर या ऑक्यूपायर को डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे, और उसके बाद में अगर ओनर ने अपील की तो उसके बाद में उनको परमिशन मिल सकती है, लेकिन वो कंडीशनल परमिशन होंगी, क्योंकि डेंजरस प्रैक्टिसेस में एक्सीडेंट और मेजर एक्सीडेंट और फैटलिटी या प्रॉपर्टी डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए ये कंट्रोलर्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को ये पावर्स दी गई है कि आप डेंजरस प्रैक्टिसेस तुरंत स्टॉप कर सकते हैं। रूल नंबर 71 जो है वो है पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, डिटेंशन और रिमूवल। तो जब भी ऑफिसर्स या कंट्रोलर्स यहाँ पे इंस्पेक्शन करते हैं या सर्चिंग ऑपरेशन करते हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर एरिया दिया गया है। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखते हैं चीफ कंट्रोलर या कंट्रोलर जो होता है, तो ये ओवरऑल इंडिया में कहीं पर भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स होते हैं तो वो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में ये इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जो मैजिस्ट्रेट सब ऑर्डिनेट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंदर, तो वो रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन एरिया जिसको कहते हैं वहीं पर वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस या पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं, जो सब इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के रैंकिंग के होते हैं, तो वो भी रिस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन में यहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और इंस्पेक्शन के दौरान जो भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होंगे उसके बेसिस पे वो उनका लाइसेंस का कैंसलेशन या सस्पेंशन या रिजेक्शन, ये भी बातें वो तुरंत कर सकते हैं। तो ये डिपेंड्स होगा कि ऑब्जर्वेशंस में ये अलग अलग ऑफिसर्स ने क्या क्या उन्होंने फाइंडिंग्स बताई है, और उसके बेसिस पे ये वैलिड प्रूफ वो फाइनलाइज करेंगे, और उसके बाद में कंट्रोलर ये डिसाइड करेगा कि इनके बारे में डिसीजंस क्या लेने हैं। तो ये अलग अलग अथॉरिटीज को भी अलग अलग इंस्पेक्शन के प्रोसीजर्स के और पावर्स है। उसके अलावा है जो प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। इन केस अगर आपके लॉ के हिसाब से या रूल के हिसाब से भी अगर ये प्रैक्टिस नहीं चल रही है, लेकिन ये गुड फेथ के लिए अगर प्रैक्टिस कहीं पे होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स ये डिसाइड कर सकते हैं, उनको ये पावर्स है कि ऐसे लोगों को या फिर ऐसे ओनर्स को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये प्रूव हो चुका है कि ये गुड फेथ ओरिएंटेड प्रैक्टिस है, तो वहां पर जो भी आपका एक्शन होता है, पेनाल्टी होती है, ऑफेंस होता है,
उसके बारे में ये प्रोटेक्शन ले सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स। उसके अलावा उनको पावर से रिपील या सेविंग्स करने की, जैसे कि अभी हमने देखा है कि गैस सिलेंडर रूल 2004 था, अभी वो रिपील हो चुका है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव है ये इनको पावर्स है। या फिर कुछ अगर मॉडिफिकेशन अल्टरेशन आपको टाइम टू टाइम करने हैं तो उसके बारे में भी वो डिसीजन ले सकते हैं। तो ये चैप्टर 9 था पावर्स के बारे में, जहां पे ये अलग अलग पावर्स दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है या फिर जो अथॉरिटीज है उसके बारे में। अभी हम शेड्यूल की बात करेंगे। तो इसमें जो शेड्यूल्स है, जैसे कि हमने शेड्यूल 1 अभी देखा है, रूल नंबर 3 के रेफरेंस है। तो ये शेड्यूल 1 में डिटेल क्या दिया है, टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ सिलेंडर्स और वॉल्स और रेगुलेटर। तो ये एलपीजी जो सिलेंडर्स या वॉल्स या रेगुलेटर्स है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल गाइडलाइन, जैसे कि अगर सिलेंडर या कंटेनर इंडियन ओरिजिन के हैं तो उसके लिए आपको गाइडलाइंस दी गई है, और दूसरे ओरिजिन के होंगे तो उसके लिए अलग से गाइडलाइंस। जैसे कि शेड्यूल 1 में क्लियरली बताया है कि अगर आपको ये एलपीजी ओरिएंटेड सिलेंडर्स यूज करना है तो ये आपको IS 3196 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 4, IS 7142 ऑटो एलपीजी कंटेनर्स के लिए IS 14899, डीए सिलेंडर्स के लिए IS 7312, क्रायोजेनिक सिलेंडर्स के लिए EN 1251, EN 13548, ASME SSC 8 डिवीजन 1 AD 2000 MB, कॉम्पोजिट सिलेंडर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको EN 14427, ISO 4x193 और EN 12245, ऐसे अलग अलग स्पेसिफिकेशंस आपको एक्सेप्ट करनी होगी। चीफ कंट्रोलर आपके ये सभी IS गाइडलाइंस, ISO गाइडलाइंस या जो भी स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने के लिए बताए हैं, ये सभी स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करना नेसेसरी है। तो इसलिए आपको शेड्यूल्स में देखना होगा कि ये पर्टिकुलर सिलेंडर्स आप कौन सा यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे अलग अलग जो प्रोविजंस दी गई है, अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, वो भी आपको यहाँ पे देखना है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे नाम है जो ये सिलेंडर्स के दौरान यहाँ पे लिए गए। अगर ये कंटेनर्स आप यूज करते हैं तो कंटेनर्स के लिए भी आपको यहाँ पे बताया है कि BS 1500 या फिर ASME गाइडलाइंस है कुछ, तो ये गाइडलाइंस भी आपको फॉलो करनी है। और फिर यहाँ पे ये अलग अलग नाम दिए गए हैं कि ये सारे जो लिमिटेड कंपनीज या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, इन्होंने ये अलग अलग कंटेनर्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इससे ही आपको ये लेना होगा क्योंकि ये IS गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। शेड्यूल 1 में ही टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ सिलेंडर्स वॉल जो है, जो अभी हमने सिलेंडर्स और कंटेनर्स की बात की थी, तो उसमें सेकंड पॉइंट ऑस्ट्रियन ओरिजिन, फिर थर्ड पॉइंट अर्जेंटीना ओरिजिन, चाइनीज, इटालियन, स्पेन, जापान, पोलिश या फिर UK, USA, जर्मन, नॉर्वे, स्वीडन ओरिजिन के बारे में भी डिटेल्स गाइडलाइन बताई गई है। ये शेड्यूल 1 में स्पेशली सिलेंडर्स वॉल और रेगुलेटर जो है LPG ओरिएंटेड, ये सिलेंडर्स और कंटेनर्स के बारे में यहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड की है। फिर इसमें जो है B पार्ट्स वो वॉल ओरिएंटेड है। पहला पार्ट जो था वो सिलेंडर्स ओरिएंटेड और कंटेनर्स ओरिएंटेड था, अभी ये जो है वॉल्स ओरिएंटेड। तो ये वॉल्स में भी उन्होंने ऐसे अलग अलग गाइडलाइंस प्रोवाइड किए, जैसे कि अगर ये वॉल इंडियन ओरिजिन का है तो इसके लिए आपको ये अलग अलग IS के गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे, और फिर अगर ये इटालियन ओरिजिन की है तो इसके लिए आपको ये अलग अलग गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे, और ये अलग दूसरे ओरिजिन्स के हैं तो उसके लिए भी अलग अलग प्रोविजंस यहाँ पे दी गई है। तो ये डिपेंड्स है कि आपके जो सिलेंडर्स है या कंटेनर्स है या वॉल्स है वो किस ओरिजिन की है और LPG के लिए आपको यूटिलाइज कैसे करना है। फिर उसके जो टेस्टिंग्स होते हैं, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो अभी हमने अलग अलग रूल्स में बताए हैं, तो उसके यहाँ पर डिटेल गई, जैसे कि यहाँ पे प्लेस एंड डेट ऑफ इंस्पेक्शन है, गैस सिलेंडर किस गैस के लिए यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चर कब हुआ, लोकेशन क्या था, मैन्युफैक्चरिंग फॉर व्हाट पर्पस, या फिर लोकेशन क्या था, उसका क्वांटिटी कितनी थी, सीरियल नंबर क्या है, और जो स्पेसिफिकेशन होते हैं सिलेंडर्स के, वो स्पेसिफिकेशन भी सिलेंडर्स की यहाँ पे आपको देने होंगे। तो ये टेस्टिंग और इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट जो है उसके यहाँ पे अलग अलग पर्टिकुलर्स जो है आपको यहाँ पे फिल करने होंगे शेड्यूल 2 के हिसाब से, जो रूल नंबर 3 सब रूल 2 के रेफरेंस से यहाँ पे आ चुका है। शेड्यूल 3 है जो रूल नंबर 3 सब रूल 3 के रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो पर्सन्स
सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग, वॉल या फिर अदर फिटिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है तो उसके पर्टिकुलर्स आपको क्या क्या देने हैं। तो यहाँ पे सबमिट करना होगा आपको एप्लीकेंट्स का नेम, फुल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, एप्लीकेंट के बाकी के प्रेशर वेसल या सिलेंडर्स के रिलेटेड जो डिटेल्स है, जैसे कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की डेट या फिर जो कंटेनर्स ओरिएंटेड जो फैब्रिकेशन किया गया है उसका नंबर, एप्लीकेशन अप्रोक्सीमेट नंबर्स, फिर जो कंटेनर्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग के डिटेल्स, और फिर स्पेसिफिकेशंस या फिर कोड, यहाँ पे सिलेंडर, कंटेनर्स या वॉल को जो मैन्युफैक्चरिंग के ओरिएंटेड लागू है, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है वो आपका अलग अलग, और जो भी पर्सन्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, स्पेशली एप्लीकेंट का क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि कहीं जगह आपने देखा होगा कि कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन चाहिए, वो नॉलेज चाहिए, तभी आपको ये परमिशन मिलेगा। तो ये सब डिटेल्स आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको फिलअप करने होंगे, तभी आपको यहाँ पे सिलेंडर, वॉल और अदर फिटिंग की मैन्युफैक्चर ओरिएंटेड यहाँ पे परमिशन मिल सकती है। फिर शेड्यूल 4 है जो रूल नंबर 35 का रेफरेंस है। इसमें ए पार्ट जो है फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर द सिलेंडर टेस्टिंग स्टेशन। तो अगर आपका सिलेंडर टेस्टिंग स्टेशन है तो यहाँ पे अलग अलग फैसिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए इसके बारे में यहाँ पे डिटेल जानकारी दी है। तो यहाँ पर आपका फिलिंग स्टेशन कौन सा है उसके बेसिस पे भी कुछ गाइडलाइन चेंज हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे सीएनजी है या फिर हाइड्रोजन है या फिर एलपीजी है, तो आपके लिए सेफ्टी डिस्टेंसेस का क्राइटेरिया अलग से हो सकता है, या फिर जो एंट्री गेट एंड एग्जिट गेट है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया अलग हो सकते हैं, या फिर जो भी आपको फ्लेयरिंग की फैसिलिटी हो सकती है। तो ये अलग अलग प्रोविजंस यहाँ पे अलग अलग गैसेस के लिए हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है मैनेजमेंट ओरिएंटेड है, जो जनरल रिक्वायरमेंट में आता है। तो यहाँ पे जो भी सिलेंडर्स की आपको टेस्टिंग करनी है तो वो टेस्टिंग फैसिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए, मैन पावर कौन सी होनी चाहिए, आप अलग अलग पर्सन यहाँ पे कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं, और उनको अलग अलग राइट्स क्या है उसके बारे में आपको ये बताना है। फिर है शेड्यूल 5, जो फीस के बारे में हमने हर जगह देखा है कि शेड्यूल 5 के हिसाब से आपको ये फीस भरनी होगी। तो ये पर्टिकुलर फॉर्म कौन सा है आपका, जैसे कि यहाँ पे अभी एग्जांपल दिया है कि डी फॉर्म है, इसका पर्पस क्या है, तो अगर आपको सिलेंडर को इंपोर्ट करना है या इंपोर्ट सिलेंडर फिल करना है, या फिर कॉम्प्रेस गैस इसमें फिल करना है, या फिर इंपोर्ट वॉल करना है, रेगुलेटर जो एलपीजी ओरिएंटेड है, तो उसके लिए अथॉरिटी होगी चीफ कंट्रोलर। और फिर अगर ये कैपेसिटी क्या है आपकी, तो अगर आपको ऐसे 100 सिलेंडर्स आपको की परमिशन लेनी है, या फिर 100 से ज्यादा लेनी है, या फिर 500 से ज्यादा लेनी है, तो उसके लिए अलग अलग यहाँ पे फीस होगी, जैसे कि यहाँ पे 2000 है, 4000 है, या फिर 1000 है, या उसके और कुछ एक्सीड्स अगर होता है 500 नंबर से ज्यादा, तो यहाँ पे 4000 रुपीज फॉर एवरी एडिशनल 500 नंबर्स। तो 500 सिलेंडर्स के लिए आपको 4-4 हजार रुपए वहां पे एडिशन वहां पे भरना होगा, जब भी आप 500 नंबर से एक्सीड हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट से, लाइसेंसिंग फॉर्मेट से, उसके अलग अलग प्रोविजन से, और उसके हिसाब से अलग अलग फीस की प्रोविजन शेड्यूल 5 में डिटेल में दिए हैं। मैंने सिर्फ वहां पे एक ही एग्जाम्पल लिया है। उसमें फिर शेड्यूल 6 है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सिलेंडर्स के बारे में बात करता है। तो व्हीकल में अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको अलग अलग प्रोविजन दी गई है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं, जैसे कि आप बाइसिकल पे या 2 व्हीलर पे आप ये ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहिए सिलेंडर। और फिर अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है 4 व्हीलर्स में, व्हीकल्स में, तो अपराइट पोजीशन में ही रखना है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये नहीं रखना है आपको, या फिर जो शार्प प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसी जगह आपको ये सिलेंडर्स व्हीकल में ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहिए। या फिर जो बाकी के जो सिक्योरिटी प्रोविजंस होती है, सेफ्टी प्रोविजंस होती है, वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। रफ हैंडलिंग अवॉइड करना है, एक्सेसिव शॉक्स और लोकल स्ट्रेसेस भी आपको यहाँ पे अवॉइड करना है। और जो भी व्हीकल्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो उसके लिए भी अलग अलग मूवमेंट होती है, या फिर स्ट्राइकिंग होने के चांसेस होते हैं, या फिर फॉलिंग, सिलेंडर फॉलिंग होने के चांसेस जो है, ये सभी चीजें आपको अवॉइड करनी है। तो ये अलग अलग प्रोविजंस, उसके गाइडलाइंस यहाँ पे शेड्यूल 6 में रेफरेंस रूल नंबर 20 के हिसाब से दिए गए हैं। तो ये अलग अलग जो
शेड्यूल्स है, अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग डिटेल गाइडलाइंस के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये गैस सिलेंडर रूल अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे अलग अलग वर्डिंग्स हैं, बहुत अलग अलग जो प्रोविजंस हैं, अलग अलग डिटेल में शेड्यूल्स हैं, जहां पे आपको ये हर एक चीज देखनी होगी जब आपको ये अगर लाइसेंस लेना है मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिलिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, हैंडलिंग के लिए या यूजेस के लिए या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटीज के लिए। तो ये था ओवरऑल डिटेल ऑफ गैस सिलेंडर रूल 2016। धन्यवाद।